हाँ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, राइट। सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड, यहाँ से या फिर अ कंपनी लिमिट। अच्छा अच्छा, देखो, such shares must be fully paid. These shares are redeemed out of divisible profit only or out of fresh issue of shares made for this purpose. मतलब जब उसकी रीपेमेंट का टाइम आता है, ठीक है, रुको एक मिनट, जब उसका रिडीम होने का टाइम आता है ना, तो तब तुम उसको रिडीम जो करोगे, मतलब उसकी वो जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, वो तुम कहाँ से पे करोगे, ठीक है। तो कहाँ से पे करोगे वो दिया है, देखो। सच शेयर्स मतलब ये ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये फुल्ली पेड अप होने चाहिए। मतलब अगर तुमने, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल लिया था कि मैंने 100 रुपए के 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ली, मतलब मेरी प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मुझे पूरे के पूरे 1 लाख रुपए कंपनी को पे करना था, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो इट इट मस्ट बी फुल्ली पेड, ठीक है। मतलब मेरे 1 लाख रुपए फुल्ली पेड अप होने चाहिए, ठीक है। तभी तो ना मुझे, मतलब कि टाइम पर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हमारे, जस्ट वेट अ सेकेंड ना, कोई यहाँ कुछ तो जला रहा है। जैसे हमारी इक्विटी शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है, तो हम उसमें एप्लीकेशन पे कुछ पैसे देते हैं। जैसे हमारी फेस वैल्यू थी 10 रुपए, तो हमने एप्लीकेशन पे दे दिया 5 रुपए, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे उन्होंने हमको मांगे थे 2 रुपए, 7 रुपए हो गए, ठीक है। फिर बाद में कॉल्स आए, ठीक है, फिर बाद में फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, तो जब तक पूरे 10 रुपए पे नहीं होते, तब तक वो शेयर फुल्ली पेड अप नहीं कहलाता। इतना तो पता है, मानते हो, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमने प्रेफरेंस शेयर लिया है, अगर उसकी फेस वैल्यू थी ₹100, ठीक है, तो तुमने पूरी ₹100 तुम्हारी पे हो जानी चाहिए एटलीस्ट, तब तक जब तक उसका मैच्योरिटी नहीं आ जाती, ठीक है। अगर तुम्हारा जो शेयर है, अगर वो फुल्ली पेड अप नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है, ठीक है। मतलब उसकी वो जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होती है उसमें। देन फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, कि दीज शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इनके लिए अलग से एक रिजर्व बनाया जाता है, सबसे पहली बात, ठीक है। ओनली और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पस, या तो फिर तुम और शेयर्स इशू कर रहे हो सो दैट तुमको पैसे आए, और तुम्हारे वो शेयर्स इशू करने का जो सबसे मेन पर्पस है वो क्या है, कि भैया हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो ये साल मच्योर होने वाले हैं, तो हमको उनको, मतलब उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी रिपे करना है, इसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम फ्रेश इशू कर रहे हैं शेयर्स का। तो या तो तुम फ्रेश इशू से जो तुमको पैसे आते हैं उससे तुम शेयर्स को रिडीम करो, या फिर तुमने जो प्रॉफिट का जो हिस्सा इनके लिए रखा है उसमें से करो। इसके अलावा तुम उनको, जैसे कि जो पैसा डिबेंचर्स के लिए था उसमें से दे दोगे, जो पैसा तुमने कोई और रिजर्व बना के रखा था उसमें से दे दोगे, ऐसा नहीं चलता यहाँ पे, ठीक है। उनका जो रिडम्पशन है उनके लिए तुमको अलग से एक रिजर्व बना के रखना पड़ता है, और अगर नहीं बनाए हो ऐसा कुछ, तो फिर से फ्रेश इशू करो शेयर्स की और उसमें से उनको पैसा दो, ठीक है। बस इतना ही बोला था उन्होंने। और है किसी को कोई डाउट किसी लाइन में? यस, एनीवन? आनंदी आज भी नहीं आई, मैंने उसको कल टेक्स्ट भी किया था। सर शी वाज सेइंग कि शी वाज नॉट वेल, बट आज से आएगी, पता नहीं कहाँ है। चलो ठीक है, सब आ गए क्या? कृष्णा बेटा, अपना चेहरा नहीं दिखा है तुमने, दीप तो दिखाता ही नहीं है। क्यों दीप, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हो क्या? दीप नहीं बात नहीं, अरे ऐसे ऐसे कैसे हो सकता बेटा? चलो ठीक है, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी गुड़ी पाड़वा, ओके? सेम टू यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, ठीक है। बाकियों ने तो सुने ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी।
आपको सुनाई नहीं? सुनाई नहीं आया? देखो वही कह रही हूँ ना, सुनाई मतलब सुने ही नहीं, इग्नोर। मैम मैम कुछ तो बोल रही है, काम का नहीं है हमारे, इग्नोर करो, इग्नोर करो, है ना। वो देखो कृष्णा अभी भी नहीं सुन रहा। मैम मैंने बोला था। क्या बोले? सेम टू यू मैम। अच्छा बोले थे क्या? बोला था। अच्छा वैष्णव ने भी बोला शायद से अभी। मैम मैंने बोला पर कैमरा ऑन कर, ये माइक ऑन करना भूल गया। अच्छा वाह बेटा वाह। चलो ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं क्या, रिटेन अर्निंग्स। चलो फिर क्या रहती है रिटेन अर्निंग, बताओ तो। जो चैताली आई, चैताली, चैताली आई। अब चैताली कुछ तो बोलेंगी, क्या बोलेंगी? हाय चैताली। अच्छा उसका ऑडियो हुआ ही नहीं कनेक्ट अभी। हाय बेटा चैताली। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, वुड यू प्लीज show me your face, beautiful. कैसे बच्चे हो तुम लोग। चलो ठीक है, कितने अच्छे हैं हम। रहने दो, कोई अच्छे अच्छे नहीं है तो नाटक करते रहते जब देखो तब। ये थे प्रेफरेंस शेयर्स के 8 टाइप्स। कौन कौन से बताओ तो एक बार। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। ओके ठीक है। अब आता है रिटेन अर्निंग्स। क्या होती है रिटेन अर्निंग्स? देखो यहीं से पढ़ते हम पहले। अरे किसका माइक ऑन है? वैष्णव, अच्छा हाँ। The process of accumulating corporate profits and their utilization in business is called retained earnings. These accumulated profits are reinvested in the business rather than distributed as dividend. देखो क्या बोल रहा है वो, ध्यान से सुनना। Company converts its reserves into bonus share capital and capitalize its profit. It is an internal source of finance. Determinants of retained earnings are total earning of company, taxation policy, dividend policy, government control, and etc. 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 तो सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल आ जाता है। हमने अब तक क्या देखा? अच्छा रिटेन अर्निंग के बारे में बताओ तो। कंपनी जब पे आउट रेशियो रिटेंशन रेशियो करती, पे आउट रेशियो में सबको बांट देती और कुछ पैसे कंपनी के लिए बचा के रखती। अच्छा ठीक है, चलो। पे आउट रेटो सॉरी पे आउट रेशियो एंड रिटेंशन रेशियो, ये हर बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है वैसे। बस इतना बोलना कि कंपनी जो पैसा डिविडेंड बोल के, या फिर कंपनी जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड बोल के नहीं पे करती, वो कंपनी खुद से खुद की कंपनी में री इन्वेस्ट करती है। ठीक है, मतलब ये अगर हमारा प्रॉफिट है तो हम इसके 2 हिस्से करेंगे। ठीक है, एक हिस्सा हम डिविडेंड के तौर पे बांट देंगे हमारे शेयर होल्डर्स को, और दूसरा हम खुद रिटेन करके रखेंगे और हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे हमारी ही कंपनी में। ठीक है, तो जो पैसा या जो प्रॉफिट हम अक्यूमुलेट करके रखते हैं अपने ही लिए, अपने ही लिए मतलब हमारी कंपनी के लिए, वो उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमारा ही प्रॉफिट हमने फिर से हमारी ही कंपनी में री इन्वेस्ट किया, बस और कुछ भी नहीं है। अब इसके वो जो दिए थे ना कि डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, तो उसमें क्या था? पहला था डिविडेंड पॉलिसी। क्यों था डिविडेंड पॉलिसी, बताओ तो थोड़ा सा सोच के। डिविडेंड पॉलिसी से हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारी जो रिटेन अर्निंग्स है वो कितनी रहेगी, क्या रहेगी, बताओ तो। हम जब डिविडेंड फिक्स कर लेंगे देने का तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना बचने वाला है। हाँ, या फिर देखो यहाँ पर आते हैं वो जो रेशियोज की हम बात करते हैं ना, पे आउट एंड रिटेंशन रेशियो। ठीक है,
कि भाई कंपनी की जो पॉलिसी है, ठीक है, तो कंपनी कितना परसेंट पे आउट करती है और कितना अपने पास रखती है, दिस विल अफेक्ट योर रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, जैसे अब तुम कंजूस लोग, तुम क्या बोलते हैं कि नहीं ज्यादा नहीं देना बोलते शेयर होल्डर्स को, ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से पे आउट रेशियो तो 30% ही होना चाहिए। ठीक है, तो इतने ज्यादा कंजूस हो, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे मारवाड़ी है। ठीक है, तो मतलब पता चल जाता है वो कि सब मारवाड़ी है करके यहाँ पे। तो देखो तुम्हारे हिसाब से, अच्छा ये भी ज्यादा तो नहीं हो रहा कहीं? ठीक है ना, इतना तो मिलना ही चाहिए। हाँ ठीक। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। और 70% कंपनी की रिटेंशन रेशो, ऐसा कोई नहीं करता रे, कोई नहीं करता ऐसा, पता है, ये उल्टा रहता, उल्टा। तुम लोग कभी भी कंपनी मत खोलना, तुम्हारे एम्प्लॉयज ना तुमको लात मार के चले जाएंगे, बोलेंगे हम हाथ जोड़ते प्लीज हमको यहाँ से जाने दो, तुम उनको पैसा ही नहीं दोगे, पता है। और कोई तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम माइक्रोसॉफ्ट वाले तो हो नहीं ना, तुम गूगल वाले हो कि नहीं नहीं हम ना तुमको डिविडेंड नहीं देते, हम ना तुम्हारा पैसा तुमको और इंक्रीज करके देंगे। वो बोलेंगे तुम रहने दो, हम ठीक है हम जा रहे हैं यहाँ से। तुम्हें कंजूस बच्चे, बाप रे। हाँ, फिर सेकेंड चीज क्या थी, टैक्सेशन पॉलिसी। देखो किसी भी कंट्री की टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, मतलब हमें हमारे प्रॉफिट्स पे कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है, दिस विल ऑल्सो अफेक्ट माई नेट प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना? देखो जनरली अगर हम 30% से टैक्स लगा रहे हैं तो दिस विल अफेक्ट माय प्रॉफिट। अगर हम 50% से, अगर हमारी जो कंट्री है अगर उनको 50% टैक्स पे करने लगा रही है, तो हमारी आधी अर्निंग तो हमने सरकार को ही दे दी, तो फिर हम हमारे शेयर होल्डर्स को क्या देंगे और खुद के पास पे क्या रखेंगे? ठीक है, सो दिस ऑल्सो अफेक्ट्स योर मतलब क्या कहते हैं उसे, रिटेन अर्निंग। ठीक है, और फिर उसके बाद और क्या था थर्ड वाला, गवर्नमेंट का कंट्रोल। हाँ, गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज होती है। ठीक है, तो दिस विल आल्सो अफेक्ट योर रिटेन अर्निंग्स। चलो ठीक है, बुक का पढ़ते हैं अब। Business organizations are subject to variation in earnings. It would be a wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. A prudent company does not distribute the entire profit earned among shareholders. A part of profit is retained by company in the form of reserve fund. These reserves are the retained earnings of the company. The sum total of retained earnings gets accumulated over the years. These accumulated profits are reinvested in the business rather than distributed as dividend. The process of accumulating corporate profit and their utilization in business is called as retained earning. देखो किधर गया वो? It would be a wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. तुमको हर साल बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। ठीक है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते ही रहते हैं, तो हो सकता है कि तुमको ये साल बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो हो सकता है कि तुमको अगले साल लॉस हो जाए। ठीक है, तो भैया तुमको जो साल अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वो साल का जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए फ्यूचर के लिए निकाल के रख लो। ठीक है, क्या ऐसा करना वाइज डिसीजन कहलाएगा? यस और नो? यस। ठीक है, देखो हमारे घर पे भी ऐसा ही होता है, कभी अपने मम्मी पापा को तुम लोगों ने नोटिस किया होगा। अच्छा हाँ, सिर्फ घर पे ही नहीं होता, ये एनिमल्स जो होते हैं ना, एनिमल्स आई एम सेइंग, जैसे एंड्स होती है, चींटियां, या फिर पक्षी जो होते हैं, वो भी मतलब कि ऐसा टाइम पीरियड जब उनको खाना नहीं मिलने वाला होता है, ठीक है, जैसे कि जब बारिश लगने वाली होती है, तो उसके पहले ना वो अपना सब कुछ अरेंज करके रखते हैं, पता है। तो वैसे जैसे अगर तुमने कभी किसी पक्षी को अगर नोटिस करके रखा होगा, तो वो बारिश के पहले अपना क्या कहते हैं उसे, घोंसला जो होता है ना, नेस्ट, वो बहुत ही सेफ प्लेस पे अच्छे से बना के रखती है। ठीक है, जहां से उसको सब कुछ पास पास हो। इफ यू हैव नोटिस दिस थिंग, कभी देखा है किसी पक्षी को ऐसा करते हुए? देखा है? ओ चलो, होपफुली। ठीक है, तो वैसा ही एक बिजनेसमैन भी करता है। उसके लिए जो बारिश का सीजन है वो क्या है, मतलब कि एक ऐसा साल जो साल में शायद से उसको लॉस होने वाला है। ठीक है, देखो अब हमें नहीं पता होता है कि हमें कब लॉस
सफर करना पड़ेगा। जैसे अभी ये कोरोना, ये क्या किसी के सपने में आया था क्या कि आज से 5 साल के बाद में कोविड-19 आने वाला है? ठीक है, तो तुम अपने पास में खूब सारा पैसा जमा करके रखो, नो। तो देयर आर मेनी अनसर्टेनिटीज। तो इसीलिए तुमको जो साल अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए रख लो। ओके, a prudent company does not distribute the entire profit earned among the shareholders. A part of profit is retained by the company in the form of reserve fund. देखो ये ना कंपनी इसका एक रिजर्व फंड बनाती है। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस होता है बैलेंस शीट में, वो यही रहता। ठीक है, then these reserves are the retained earnings of the company. The sum of total retained earnings gets accumulated over the years. ठीक है, और these accumulated profits are reinvested, हाँ इसको अंडरलाइन करो, reinvested in the business rather than distributed as dividend. Okay, और इसको भी अंडरलाइन करो, the process of accumulating corporate profits and their utilization in business is called as retained earnings. Someone is burning something very bad here, पता है, मुझे सांस भी नहीं लेते आ रही है। In simple words, a part of net profit which is not distributed to shareholders as dividend is retained by the company in the form of reserve fund. Company converts its reserves into bonus share capital and capitalize its profit. This capitalization of profit by issue of bonus share is known as plugging back of the profit or self financing. देखो, अगर तुम कुछ पैसा निकाल के रखते हो, ठीक है, तो उसका एक रिजर्व बनाओ बोलते हैं, ठीक है, और उसको कैपिटलाइज करो। व्हाट डू यू मीन बाय टू कैपिटलाइज योर प्रॉफिट? बोलते क्या? इंक्रीज करना, नहीं, वो तो अप्रिसिएशन हो जाएगा उसको मानसी। अच्छे से यूटिलाइज करना। और वैष्णव, से समथिंग, लगाओ कुछ आइडिया, क्या होता होगा उसका मतलब? कोई कुछ बोलेगा ही नहीं अब, पता है, पूरी क्लास चुप बैठ जाएंगे, सन्नाटा। रहने दो, मैं ही बोलती, ठीक है। देखो, कैपिटलाइजेशन मतलब होता है अगर तुम तुम्हारे प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो ना। व्हाट इज योर कैपिटल? देखो, अगर तुम तुम्हारे प्रॉफिट को बोनस शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो तुम्हारा कैपिटल का पार्ट नहीं हुआ। तुम बोनस शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करोगे, ठीक है। तुमने भले ही उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दिए हैं, बट उतने नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे मार्केट में फ्लोट हो गए। तुमने जो शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिए हैं, क्या वो उसको तिजोरी में रखेंगे? क्या नहीं, वो उसको बेच देंगे किसी न किसी को, ठीक है। दैट मीन्स कि तुमने तुम्हारे प्रॉफिट्स को शेयर में कन्वर्ट करके कैपिटलाइज किया है, ठीक है। मतलब तुमने उसको तुम्हारे कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, जनरली अगर तुम उसको शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो और फिर अगर तुम उसको इशू कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ योर प्रॉफिट्स, ठीक है। देन दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इशू ऑफ बोनस शेयर इज नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय टू प्लो? मतलब फिर से बोना, मतलब तुम अगर तुम्हारे प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हो बाय इशू ऑफ बोनस शेयर, मतलब तुम क्या कर रहे हो, अपने ही कंपनी का प्रॉफिट फिर से अपने ही कंपनी में बो रहे हो। दैट इज प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट, या खुद को ही फाइनेंस कर रहे हो। ओके, बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन्ड अर्निंग्स इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। क्यों ऐसा बोला? बोलते क्या? बहुत इजी है इसका आंसर। इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में रहते हैं, बस तो बस, वो हाँ एग्जैक्टली, बस वही है उसका आंसर। देखो, अगर तुम बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो मतलब कि तुम प्रेफरेंस शेयर्स तो इशू नहीं कर सकते ना, इक्विटी शेयर ही इशू करोगे, ठीक है। तो वंस तुमने तुम्हारे प्रॉफिट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया, मतलब तुमने उतनी अमाउंट को क्या कर दिया, तुम्हारा परमानेंट शेयर कैपिटल बना दिया। मानते हो?
ठीक है, कितना सिंपल था। ओके, देन इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल अगेन। तो वंस यहाँ पे बोनस आ गया मतलब यहाँ पे इक्विटी आ गई, इक्विटी आ गई मतलब इक्विटी शेयर के सारे फीचर्स आ गए। इट इज क्या कहते हैं उसे, लॉन्ग टर्म कैपिटल है, परमानेंट कैपिटल है, ठीक है। It is simple and cheapest method of raising finance. It is used by established companies. It is an internal source of financing. Obviously, internal source तो है ही वो, ठीक है। और इसको cheapest क्यों बोला है? क्योंकि शेयर्स इशू करने के लिए ना पैसा बहुत लगता है, बहुत ज्यादा। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करो, ठीक है, फिर वो प्रोस्पेक्टस को आरओसी के पास जाके फाइल करो, फिर अपने कंपनी को तुम्हारा जो कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है, एनएससी और बीएससी मतलब वो जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, वहां पे लिस्ट करवाने के लिए तुमको वो सारी प्रोसेस करना पड़ता है। तो इशूइंग ऑफ शेयर्स नीड्स सो मच ऑफ फंड, ठीक है, इतना इजी नहीं होता है और इतना सस्ता नहीं होता है इक्विटी शेयर इशू करना। लेकिन बोनस शेयर इशू करने के लिए ना तुमको प्रोस्पेक्टस लगता, ना तुम्हारी कंपनी को वापस से मतलब कुछ भी नहीं लगता तुमको। तुम्हारे पास ऑलरेडी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है तुम उनको ही थोड़े से और ज्यादा शेयर्स दे रहे हो, मतलब कि बिना कुछ करे अगर अभी तुम्हारे कंपनी के 1 लाख शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं और अगर तुमने 1:1 के रेशियो में अगर इक्विटी शेयर या सॉरी बोनस शेयर्स इशू किया है तो अब मार्केट में तुम्हारे 2 लाख इक्विटी शेयर विदाउट एनी कॉस्ट फ्लोट करेंगे। एम आई राइट? ठीक है, so this is the cheapest way of raising finance. Okay, just wait a second, बहुत गंदगी मचाई हूँ मैंने, मुझे इरेज करने दो, बहुत गंदी लग रही है बुक। चलो ठीक है, क्या करो इसमें से तुम, अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन। हाँ, परमानेंट शेयर कैपिटल, रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, सिंपल एंड चिपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस, बस ठीक है, इतना काफी है। और हाँ, इंटरनल सोर्स है ये तो हमें पता ही है, ये तो हमने शुरू में ही देख लिया था। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स, वही जो हमने देखा था वही है ये। टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी, टैक्सेशन पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी एंड गवर्नमेंट का कंट्रोल। देखो इसमें से ये 3 तो बहुत ही इजी है, अभी गवर्नमेंट कंट्रोल क्या होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। देखो फर्स्ट, टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, इफ देयर इज एम्पल प्रॉफिट company can save and retain some parts of the profit. More the earnings, a company can save more. Attitude of top management also determines the amount of retained earnings. देखो अगर तुम्हारे पास में एम्पल प्रॉफिट है मतलब कि सफिशिएंट अगर तुम्हारे पास में प्रॉफिट है तो तुम पैसा सेव कर सकते हो, रिटेन करके रख सकते हो कुछ पार्ट, ठीक है। जितनी ज्यादा तुम्हारी अर्निंग्स होंगी उतनी ज्यादा तुम्हारी सेविंग्स होंगी, ठीक है। तुम खुद अगर किसी दिन जॉब करोगे, ठीक है, तो तुम मतलब कि कब सेविंग्स कर पाओगे, जब तुम्हारे जो एक्सपेंसेस है उससे ज्यादा अगर तुम्हारे पास में अगर पैसा बच रहा है तब तुम क्या करोगे, सेविंग्स करोगे। फिर जैसे जैसे तुम्हारी अर्निंग्स इंक्रीज होते जाएगी वैसे वैसे तुम्हारी अर्निंग्स तुम्हारी जो सेविंग्स है वो भी इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। सेम ऐसा ही होता है कंपनी के साथ में भी, कि कंपनी जितना ज्यादा अर्न करेगी उतना ज्यादा सेव करेंगी इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके। एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट आल्सो डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। टॉप मैनेजमेंट में कौन लोग होते हैं? बीओडी। हाँ, तो अगर मैं किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में तुम लोगों को अगर बैठा देती हूँ, ठीक है, तो बहुत ज्यादा सेविंग्स होंगी मेरी, ठीक है। मतलब मैं बाहर वालों को पैसा दूंगी नहीं, मैं पूरा पैसा खुद ही रखूंगी, मैं बहुत लालची हूँ, ओके। तो मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, मतलब हमारे जो बीओडी होते हैं उनका जो एटीट्यूड है, ठीक है, उससे हमारे रिटेन अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ओके। देन taxation policy. The taxation policy of the government is also an important determinant of corporate savings. If the taxes levied are at high rates, company cannot save much of the profit in the form of reserves. सीधी सीधी बात है, ठीक है। अगर तुम बहुत ही ज्यादा टैक्सेस लगा रहे हो हाई रेट्स पे, तो भैया कंपनी खुद के पास में क्या रखेगी,
ठीक है, उसको तो सब लोगों को पैसा देना पड़ता है ना, उसके जो सप्लायर्स है, उसके जो क्रेडिटर्स है, उसके जो डिपेंजर होल्डर्स है, उसके जो बॉन्ड होल्डर्स है, डिपॉजिट होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, सबको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सबको पैसा देते देते ही जब पैसा खत्म हो जाएगा तो कंपनी अपने पास में रिजर्व क्या करके रखेगी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे कंट्री की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो कैसी है, दिस विल आल्सो अफेक्ट योर सम ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ओके, देन डिविडेंड पॉलिसी, it is a policy of the BOD in regards to the distribution of the profit. A conservative dividend policy is needed for having good accumulation of profit, but this policy affects shareholders as they get dividend at a lower rate. ये मेरे को समझाने की जरूरत है क्या, मेरे को इतना बताओ तुम सिर्फ। हेलो, नहीं, नहीं, हाँ। अच्छे से समझ गए। अच्छे से समझ गया। अच्छा, तुम्हारी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कंजर्वेटिव ही है, तुम लोग बहुत कंजर्वेटिव टाइप के लोग हो। ठीक है, पैसा 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 अपने पास ही होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, चलो। गवर्नमेंट कंट्रोल, a government is regulatory body of the economic system of the country. Its policies, rules and regulations ensures that the companies work as per its regulation. Company has to formulate its dividend policy in accordance with the rules and regulations framed by the government. अब हम कोई कंपनी कितना पैसा अपने पास रख सकती है और कितना पे कर सकती है, इसके भी गाइडलाइंस है। कोई कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, ओके, हमें कितना पैसा पे करना है और कितना पैसा हमारे पास रखना है, दिस विल अफेक्ट योर अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो दिस वाज अवर रिटेन अर्निंग्स। बहुत छोटा सा है रिटेन अर्निंग, उसमें एज सच ना उसके कोई टाइप्स होते हैं, ना उसके कोई बहुत ज्यादा फीचर्स भी नहीं है उसके। तो ठीक है, ना उसके फीचर्स है ना उसके टाइप्स है, सिर्फ उसके डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, कि भैया कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे तुम्हारी अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग कितनी होगी, ये तुम डिटरमिन कर सकते हो। ओके, समझा, ये वाला पार्ट समझा सबको? ओके, नाउ सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल क्या होता है? जो कैपिटल हम डिपॉजिट्स, लोन। डिपॉजिट्स, ये वो, हाँ अच्छा है ये। ठीक है, ये रिटेन अर्निंग्स हो गया अपना। अब अरे हद है हद। सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड क्रेडिट। इतनी सारी चीजें हमको पढ़ना है। देखो, सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल में हमने कितना पढ़ा था? रिटेन्ड अर्निंग और शेयर कैपिटल। बस दो चीजें। यहाँ में कितना सारा पढ़ना है? इतना सारा पढ़ना है। डिबेंचर्स पढ़ना है, पब्लिक डिपॉजिट्स पढ़ना है, बॉन्ड्स पढ़ना है, एडीआर जीडीआर पढ़ना है, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, अब देखो, ये सारे के सारे जो सोर्सेस है ये एक्सटर्नल सोर्सेस है, मतलब ये जितने भी लोग हैं, ये जो इन्वेस्टर्स है, दीज आर अवर ओनर्स या फिर हमारे लेंडर्स? बताओ। लेंडर, लेंडर्स होते हैं ये। ठीक है, लेंडर्स। हाँ लेंडर्स होते हैं। ओके, और ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल है, वो हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल था। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला पार्ट हम कल शुरू करेंगे, आज नहीं शुरू करती मैं एकदम से, बहुत सारा खा के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा, मजा आती क्या तुमको एसपी पढ़ने में? हाँ, रुको 2 मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।